रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। भाई जेईई 2026 के एस्पिरेंट से बहुत महीने हो गए, बात ही नहीं कर पाया यार मैं। पर मुझे लगा यार अब वक्त आ गया उनसे बात करने का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सफ़र है और इस सफ़र में अब समझ रहे हो 1 साल एक सेशन धीरे धीरे बीतने वाला है। कई बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है, कईयों का सिलेबस कंप्लीशन होने वाला है और बच्चे बहुत डिलेमास में फंसे हुए हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग इतना बढ़ गया है, उसका क्लास 11 पूरा ही खराब हो गया होगा, कुछ तो पूरी की पूरी उम्मीद ही छोड़ चुके होंगे कि अब कैसे होगा मेरा आईआईटी में। सपना शुरू किया था, देखना शुरू किया था आईआईटी बॉम्बे जाना, आईआईटी बॉम्बे जाना है, और अब तो लग रहा है कि यार क्या ही होगा, सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, यार रैंक का क्या होगा, मार्क्स ही नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, और अब जो बचा हुआ समय है उसमें बोर्ड्स भी करना है, सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो यार पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आराम से बैठ जाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि की पॉइंट्स को आप अप्लाई करना। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनती, बहुत सारे आप जानते हो यार स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं, बहुत सारी बातें आती है और सब लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लो, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अपना जो 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ आपको बताऊं मैं। परेशानी बहुत तरह की हो सकती है आपके साथ। हो सकता है कुछ आपके हेल्थ कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस सही ना रहे हो, लाइफ में कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें रही हो जिस कारण अभी तक आप अच्छा नहीं कर पाए और कई सारे चैप्टर्स आपके रह गए जिस कारण बैकलॉग हो गया और या परेशान हो गए आप। सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये हो सकती है कि आपने 11th क्लास में हुए और जवानी का खुमार आप पे चढ़ा जिस कारण डिस्ट्रैक्ट हो गए और ब्रह्मचर्य का नाश हो गया, और भी बहुत सारे रीजंस हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, गलत कंटेंट कंज्यूम करने लग गए, इस कारण पढ़ाई में मन नहीं लगा। एक पॉसिबिलिटी ये होती है, तो हमने बहुत सारी मक्कारी करी, दैट मे बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है 10वीं से 11वीं में गए लेकिन 11वीं इतनी डिफिकल्ट लगी कि मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया, शुरू में डिमोटिवेट हो गए। अगले रीजन ये हो सकते हैं कि हमारी कोचिंग ही खराब मिल गई, टीचर्स अच्छे नहीं मिले, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। जिंदगी का नाम ही क्या है? प्रॉब्लम्स। हमारा लक्ष्य है कि भैया हमें आईआईटी में जाना है। अब पहला सवाल ये आता है कि क्या मैं अभी से एक अच्छी रैंक ला पाऊंगा? ये सबसे कॉमन सवाल बच्चे पूछते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे आज तक, पूछते हैं कि सर क्या मैं अभी 1 साल में तैयारी करके या 1.25 साल में तैयारी करके मैं ला सकता हूँ क्या टॉप 500 में रैंक, टॉप 100 में रैंक? तुम्हारा पर्पस होना चाहिए तुम्हें अपना बेस्ट देना है। अगर तुम अपना बेस्ट दोगे ना तो जो भी तुम्हारी बेस्ट रैंक पॉसिबल है ना जेईई 2026 में, वो तुम पक्का लेकर आ सकते हो। कैसे होगा ये? भाई खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो वही पुराने ढर्रे पे चलते रहो, वही पुरानी हैबिट्स करते रहो और चाहते हो रिजल्ट्स अलग आए, तो भाई पुरानी हैबिट्स से अलग रिजल्ट कैसे आएंगे? तुम्हें अपना एक नया वर्जन बनाना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी, और हैबिट्स बदलने के लिए मिनिमम 3 वीक्स तो लगते हैं, मिनिमम 3 वीक्स लगते हैं। तो क्या वो हैबिट्स लानी पड़ेंगी, किस तरीके से मैनेज होगा, मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि जेईई एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो जेईई एडवांस्ड में अभी अच्छा खासा समय है। अगर जेईई मेन के पहले अटेम्प्ट को आप फोड़ते हो, जो जनवरी में होता है, फोड़ने का मतलब ये फोड़ना नहीं है, फोड़ने का मतलब है अच्छा परफॉर्म करना। तो अगर जेईई मेन जनवरी में आप अच्छा कर लेते हो तो उसके बाद आप प्योरली एडवांस्ड पे फोकस कर सकते हो। अभी से लेके जेईई मेन तक, जो जेईई मेन जनवरी आपका होने वाला 2026 में, उसके लिए आप प्राइमरीली अपना 70% टाइम जेईई मेन के लिए दे सकते हो, 30% टाइम आप एडवांस के लिए दे सकते हो। मतलब गिवन 40-50% सिलेबस को आप एडवांस लेवल पे कर सकते हो या 30% को एडवांस लेवल तक कर सकते हो। बाकी ज्यादातर चीजों को आप अभी जेईई मेन लेवल तक कर लो। अब ये परसेंटेज निर्भर करता है कि आपकी तैयारी अभी तक कैसी है। अगर वो बिल्कुल ही गोल है किसी कारणवश, तो आप पहले जेईई मेन पे टारगेट करो और फिर एडवांस की करो। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि एडवांस को कैसे लेके चलना है। अब बात दिमाग में आती है, सर बैकलॉग कैसे कवर होगा? पहली चीज तो ये होती है कि डेली हम अपने टाइम टेबल में एक स्पेसिफिक यूनिट बनाएं, डेली 2 घंटे 3 घंटे, कि मुझे यार इस समय बैकलॉग कवर करना ही है, बैठना ही है। अगर हम डेली टाइम बनाएंगे, डेली टाइम टेबल में रखेंगे और करेंगे तो बैकलॉग कवर हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है बैकलॉग कवर करने के लिए कि हम क्या सोचते हैं कि हमें जो कोचिंग में इतना सारा मटेरियल मिला है, जो डीपीपीज में मिलती है, शीट्स भी मिलती है, पीवाईक्यूज की बुक्स भी होती है, इतनी सारी चीजें होती है, हमें लगता है मैं कैसे कर पाऊंगा। भाई तेरे को सारा करना ही नहीं। आज के टाइम में अगर तू अभी के लिए डीपीपीज ठीक से कर लेता है, लेक्चर्स को ठीक से कवर कर लेता है और जेईई मेन के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यू कर लेता है, दैट इज गुड इनफ फॉर जेईई मेन। तेरी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, नोट कर लेना इस बात को। शुरुआत करना थ्योरी से, थ्योरी कवर करना क्लास की, बढ़िया से चैप्टर्स पढ़ना, उसके बाद क्या करेगा, डीपीपी सॉल्व करेगा और फिर सीधा जेईई मेन के पीवाईक्यू कर ले। अगर तू शीट मॉड्यूल सब कुछ करना चाहेगा तो भैया
बाप का दादा का सबका बदला नहीं ले पाएगा, मतलब तू फंस जाएगा सब कुछ करने के चक्कर में और फिर डिमोटिवेट हो जाएगा। फिर गिल्ट ट्रिप्स आएंगी तेरे को कि सर मेरे से तो हो नहीं पा रहा। भाई थोड़ा प्रैक्टिकल रहना, समझ रहा है? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो तेरे हाथ में है उस पर फोकस करना। अब उसके बाद वो पर्टिकुलर चैप्टर्स तुझे सबसे पहले करने होते हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स उनसे ही लिंक्ड होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक आइडिया देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो अगर तेरा केमिकल बॉन्डिंग अभी तक ठीक नहीं है और ऑर्गेनिक तेरी शुरू होने वाली, तो भैया केमिकल बॉन्डिंग को पहले कवर कर। तो बैकलॉग में तू उन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज कर जो बाद वाले चैप्टर्स या करंट चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ताकि तेरे को करंट भी समझ में आए। नहीं तो होगा क्या, आगे चलता जाएगा, करंट वाला समझ नहीं आएगा तो बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए जहां पे भी तू पढ़ाई कर रहा है उन टीचर्स के पास एक बार जा और पूछ कि सर या मैम मेरी हालत ये है, सिचुएशन ये है, क्लियरली बता, ऑनेस्टली बता, कोई तेरा इज्जत कम नहीं हो जाने वाली। और फिर क्या करेगा, फिर उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को ही पहले कवर कर ले। तो कुछ बैकलॉग को तू क्लास 11 में कवर कर ले और कुछ पार्ट को तू क्लास 12 में भी कर सकता है, लेकिन जितने भी चैप्टर्स को कर उनको अच्छे से कर, डीप में कर। यानी ऐसे रिसोर्स से पढ़, उस तरीके से पढ़ जहां पे तेरा सारे कंसेप्ट डीप में क्लियर हो जाए। ये ना हो कि ना तो इधर का ना उधर का, ऑनलाइन में हजारों लेक्चर्स देख लिए और भैया डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। तो बैकलॉग कवर करने के लिए अगर तू ऑफलाइन पढ़ता है तो कोई अच्छा ऑनलाइन रिसोर्स ले ले, कोई पेड रिसोर्स ले ले, या यूट्यूब से अगर तेरे को पता है कि यार ये लेक्चर सबसे अच्छे हैं, सब कुछ कवर्ड है, तो वहां से कर ले। लेकिन ये नहीं कि हजारों लेक्चर्स देख रहा है तो सारा टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। जेईई एडवांस में और जेईई मेन में अगर अच्छा करना है ना, तो सारा गेम इस बात का होता है कि हम कितना अच्छा रिवाइज कर पाते हैं, कितनी जम के प्रैक्टिस कर पाते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, थ्योरी में फंसे रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस नहीं करते। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अब जो भी तुम्हें अब कवर करना है उसके साथ साथ एवरीडे लगभग कम से कम 30 to 40% समय तुझे किस पे देना है, प्रैक्टिस पे देना है, रिवीजन पे देना है। जितने ज्यादा सवाल तू करेगा ना, तेरी हैबिट बन जाएगी आगे बढ़ने की। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ सवाल कर लिया, हल्का सा फंसे और सॉल्यूशन देख लिया, ये भी एक कॉमन गलती है, या किसी से पूछ लिया। तो इसीलिए अच्छे सवालों पे समय लगा, उनको पूरी जानने का कोशिश कर, उससे ही तेरी रैंक आएगी, उससे ही तेरा दिमाग डेवलप होगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछते थे, क्योंकि मैंने हर तरह के स्टूडेंट पढ़ाए। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने जेईई मेन, जेईई एडवांस में टॉप भी किया है, उसके अलावा एवरेज रैंकर्स भी रहे, पीछे वाले रैंकर्स भी रहे। हर तरह के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। बच्चे पूछते हैं कि सर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस बहुत सारे फैक्टर्स में आता है, लेकिन प्राइमरी फैक्टर कौन सा है? जो मैंने आपको बताया। वो क्या करते हैं, हर सवाल को बहुत ढंग से अटेम्प्ट करते हैं, पूरे फोकस के साथ करते हैं और बहुत जल्दी से डाउट नहीं पूछते हैं। अगली बात यह है कि अगर तूने मटेरियल का अंबार लगाया हुआ है तो मटेरियल का अंबार हटा, फोकस ऑन द लिमिटेड थिंग्स। जैसे मैंने बताया, थ्योरी कवर कर, डीपीपी कर और जेईई मेन के पीवाईक्यू कर। पहले सारा फोकस इस पे कर, तेरा काम हो जाएगा भाई। क्या होता है, क्लास 11 में हम इतना चीज सोच रहे होते हैं, ये भी कर लेंगे, ये रेफरेंस बुक भी है, ये मामा जी ने मटेरियल दिया, ये मेरे कजन ने मटेरियल दिया, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं हो पाएगा तुझसे अभी। अब तुझे बैकलॉग का आइडिया लग गया कैसे लगातार कवर होता रहेगा और धीरे धीरे तू बेटर हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें कब फॉलो करेगा, जब तेरा डेली रूटीन, दिनचर्या सुपर्ब होगी। अब डेली रूटीन कैसे बढ़िया होगा? भाई डेली रूटीन में एक बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है, एक फंडा होता है जो एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक भी यूज होता है। वो है ब्रह्म मुहूर्त पे उठना। सनराइज से लगभग 2 घंटे पहले का टाइम होता है। इस समय पे आपको उठ जाना चाहिए, या इसमें जितना समय आप जितना जल्दी उठ पाए उतना अच्छा। तो अपनी स्लीप साइकिल सही कर, सही समय पे जग जा। उसके बाद दिन भर तुझे तेरा रूटीन सॉर्टेड होना चाहिए। एक फंडा होता है, कॉन्सेप्ट होता है कॉग्निटिव ओवरलोड का, जिसमें दिन में अगर हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं ना तो हम पगला जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो के प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है और हम कर ज्यादा पाते नहीं। तो इसलिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि दिन भर कितने घंटे मुझे कब क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना समय मुझे उसका देना है। प्रैक्टिकल सी प्लानिंग हमारी होनी चाहिए ताकि दिन भर हम फालतू के डिसीजन में ना फंसे। ये सारी चीज आप तब फॉलो कर पाओगे जब इस पूरे प्रोसेस को आप एंजॉय करोगे। तो इसमें आपका एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना कुछ भी सुन लो, एनर्जी हमारी अगर दिन में लूज हो गई, मान लीजिए मैं प्लान किया कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी एनर्जी 4 घंटे में लूज हो गई, नींद आ रही है, उबासी आई जा रही है, तो सब काम खत्म है। तो आपकी एनर्जी कंपस सही होनी चाहिए। अब एनर्जी कंपस आपका सही कैसे होगा, ये बॉडी और माइंड का बैलेंस कैसे रहेगा? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो फिजिकली एक्टिव रहना है। एवरीडे मेक श्योर कि सुबह उठने के बाद थोड़े टाइम के बाद 5 बजे 6 बजे के बाद एक बार थोड़ा 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी कर, एक्सरसाइज कर, बाहर रनिंग करा, कुछ खेल ले, और एक 30 मिनट्स के अराउंड या 1 घंटा भी कर सकता है। इवनिंग के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी कर, वॉक पे जा, खाने के बाद भी जा सकता है, बीच में भी जा सकता है। प्लस मेक दिस प्रोसेस अ जॉय। सारा दिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल तूने 1.5 घंटे के 6 सेशंस में पढ़ाई करी या 7 सेशंस में पढ़ाई करी, उनके बीच में ब्रेक तो लेगा ना। उस ब्रेक में खुद को रिवॉर्ड कर यार। उस ब्रेक में क्या करेगा भाई, तेरे को म्यूजिक पसंद है, पेंटिंग पसंद है, कुछ आर्ट पसंद है, उस समय म्यूजिक सुन ले, जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो कर ले। बस हाँ, ऐसा कुछ करना
जो तेरे गोल से अगेंस्ट ना हो। उसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है कि भाई अपनी एनर्जी लूज नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का जितना हो सके तू पालन कर। ब्रह्मचर्य बहुत ही अमेजिंग चीज है जिसको बहुत जगह गलत बता दिया जाता है, मतलब इन द सेंस कि फर्क नहीं पड़ता ब्रह्मचर्य से। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका वीडियो देखना, मैं वीडियो बना भी रखा डिटेल में ब्रह्मचर्य के ऊपर। आपकी लाइफ फोर्स है भैया, जितना बचा के रखो उतना अच्छा है और आपकी लाइफ बदल जाएगी ब्रह्मचर्य के पालन करने से। अब अगली बात है कि भाई बॉडी वॉडी सब सॉर्टेड है, लेकिन माइंड का क्या? बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, गुस्सा आता है, फ्रेंड्स से जो जेलसी होती है, कोई मेरे से बेटर कर रहा है उसकी जेलसी, कई बार पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया वो हर्ट होती है, इतना सारा दिमाग में चलता रहता है। उसको कैसे सॉर्ट करें? उसको सॉर्ट करने के लिए जो हमारी वैदिक टेक्निक्स में बताया भी जाता है वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि एक मेथड होता है त्राटक मेडिटेशन। त्राटक मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि कैंडल रख लिया, उसकी फ्लेम पे फोकस किया 5 से 10 मिनट तक। भैया बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, लाइफ बदल देगी आपकी। ऐसा फोकस बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो डेली आप मेडिटेट कर सकते हो, सुबह शाम, जब आपको लगे कि यार ठीक है 5 to 10 मिनट्स मुझे करना है, 15 मिनट्स भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, आंखों पे असर नहीं पड़ेगा, ये मैं सोचा सर मेरी आंखें फूट गई तो कुछ नहीं होगा आपकी आंखों पे। तो त्राटक मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। इसके अलावा आप नाम जप कर सकते हो। नाम जप का वीडियो आपने सभी ने देख लिया होगा, मैंने बना रखा ऑलरेडी। यानी आप सब में इतनी कैपेबिलिटी है ना बच्चों, आप सोच नहीं सकते कि आप क्या नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो यार, आप भगवान के अंश हो। अपने आसपास देखो, दुनिया को देखो, दुनिया में कोई क्या अचीव नहीं करता। याद रखना, वही बंदा जिंदगी में कुछ अचीव करता है जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो मन का दास है वो कुछ नहीं उखाड़ पाया जिंदगी में। तो अभी तक जिन भी बच्चों का अपनी मक्कारी की वजह से गलती हुई है क्लास 11 में, उनको पता है कहीं ना कहीं कि उनके मन ने उनसे जो करवाया वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला ये देख ले, उन्होंने कंटेंट गलत देख लिया, उन्होंने बोला कि यहाँ घूमा, ये कर ले, ये खा ले। जो आपको बोला जा रहा है, आपका मन मतलब आपको करवाया जा रहा है, आपको रोबोट बना रखा है, ठुल्लू बन जाओगे ऐसे। तो अपनी शक्ति को पहचान भाई। जो स्क्रीन के पीछे बैठा कौन है? तू भगवान का अंश है, अंश भगवान का। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। चल, होपिंग दैट ये वीडियो तेरे लिए हेल्पफुल रहा होगा और तेरे दिल में कहीं समझ में आया होगा। हो सकता है तेरा ये आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो हो ओवरऑल। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कोई और हेल्प चाहिए तो बताना मुझे। अब फॉलो करना इन सारी बातों को। बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।